तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसे सीन से करते हैं जो बिल्कुल किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। इमेजिन कीजिए साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक की। बाहर से सब एकदम नॉर्मल, मेन गेट पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है, सब कुछ बिल्कुल सेफ लग रहा है। लेकिन रुकिए, उस बंद दरवाजे के पीछे एक ऐसा जुर्म हो चुका था जिस पर यकीन करना सच में नामुमकिन सा लगता है। ये बात है 31 दिसंबर 2007 की। जगह केरल का चिलम्बरा। संडे की छुट्टी के बाद बैंक के एक ऑफिसर हैं के राधाकृष्णन। वो मंडे सुबह सुबह बैंक का दरवाजा खोलते हैं। बाहर का ताला बिल्कुल वैसे ही लटक रहा था जैसे वो फ्राइडे शाम को छोड़कर गए थे, कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन जैसे वो अंदर कदम रखते हैं ना, उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है, लिटरली। बैंक के फर्श का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां था ही नहीं। पूरा का पूरा स्ट्रांग रूम एकदम साफ हो चुका था, खाली। अब सवाल यह है कि बिना कोई ताला या खिड़की तोड़े कोई अंदर घुसा तो घुसा कैसे? और चोरी भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, पूरे 110 करोड़ रुपए। जी हां, तिजोरी से 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए कैश गायब हो चुका था। आज के टाइम में अगर हिसाब लगाएं तो ये अमाउंट दिमाग घुमा देने वाला है। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती बन चुकी थी। भाग 1, अब बॉलीवुड ब्लूप्रिंट। चलिए इस पूरी कहानी के मास्टरमाइंड से मिलते हैं। इस पूरे खेल के पीछे जो दिमाग था उसका नाम था जोसेफ। जोसेफ कोई नौसिखिया नहीं था, वो एक पक्का क्रिमिनल था जिसका आधा जीवन जेल के अंदर बाहर ही बीता था। उसका बस एक ही सपना था, एक ऐसा आखिरी और सबसे बड़ा हाथ मारना जिससे वो और उसके साथी शिबू और सैनू जिंदगी भर के लिए ऐश कर सकें। पता है, इस आदमी की पूरी जिंदगी ही एक झूठ पे टिकी थी। पुलिस और लोगों को चकमा देने के लिए इसने 3 अलग अलग चेहरे बना रखे थे। अपने क्रिमिनल दोस्तों के बीच वो जोसेफ था। अपनी ही पत्नी के लिए, जिसे उसकी हरकतों की कोई भनक नहीं थी, वो जेसन बन गया था। और जिन लोगों को वो अपना शिकार बनाता था ना, उनके लिए उसने अपना नाम रखा था बाबू। अब ये जो डकैती का आइडिया था वो असल में बॉलीवुड से इंस्पायर्ड था। जोसेफ ने एक बहुत ही फेमस फिल्म देखी थी, धूम, याद ही होगा। उसमें चोर छत तोड़कर ऊपर से कसीनो के अंदर एंट्री लेते हैं। बस वहीं से जोसेफ के दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा, भाई अगर वो ऊपर से आ सकते हैं तो मैं नीचे से क्यों नहीं जा सकता? और सच कहूं तो यही वो एक थॉट था जिसने इस पूरी इम्पॉसिबल डकैती की नींव रख दी। भाग 2, द अंडरग्राउंड एग्जीक्यूशन। अब देखते हैं कि रियल लाइफ में इस प्लान को कैसे अंजाम दिया गया। अक्टूबर 2007 में जोसेफ ने एक बहुत ही चालाकी भरा कदम उठाया। बैंक के ठीक नीचे एक बंद पड़ा रेस्टोरेंट था, सुहेमा नाम का। उसने 50,000 रुपए डिपॉजिट देकर उसे किराए पर ले लिया। बाहर एक बड़ा सा बोर्ड टांग दिया जिस पर लिखा था इनोवेशन वर्क, और मोहल्ले में खबर फैला दी कि भाई जनवरी तक रेस्टोरेंट का रेनोवेशन चल रहा है। अंदर क्या हो रहा था? अंदर पूरी टीम हाथों में रबर के ग्लव्स पहनकर काम कर रही थी ताकि उंगलियों का एक भी निशान ना छूटे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि ऊपर बैंक वाले इस बात से बहुत खुश थे कि चलो लंच के लिए नीचे एक बढ़िया सा नया रेस्टोरेंट खुल रहा है। बेचारों को क्या पता था कि उनके ठीक पैरों के नीचे उन्हें लूटने के लिए एक बहुत बड़ी सुरंग खोदी जा रही है। अब फाइनली वो रात आ ही गई, 29 दिसंबर की रात। पास ही के एक मंदिर में कोई उद्घाटन चल रहा था और वहां फूटने वाले पटाखों के शोर ने इनकी ड्रिलिंग की आवाज को पूरी तरह से ढक लिया। आधी रात के करीब इन्होंने डायनामाइट लगाकर कंक्रीट उड़ाने की कोशिश की, पर वो प्लान फेल हो गया। फिर क्या था? रात के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक बिना रुके मार्बल कटर से कंक्रीट को घिस घिस कर काटा गया। जरा सोचिए कितनी थका देने वाली मेहनत रही होगी वो। और आखिरकार सुबह 4 बजे उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने सीधा स्ट्रांग रूम के अंदर एंट्री मारी, सोने से भरे 4 बड़े बोरे अपनी सिल्वर मारुति ज़ेन कार में लादे और वहां से रफू चक्कर हो गए। भाग 3, द नक्सलाइट डिकॉय। यहां से ये कहानी एक साइकोलॉजिकल वॉर में बदल जाती है। डकैती तो सक्सेसफुल हो गई थी, लेकिन जोसेफ का असली माइंड गेम अब शुरू हुआ। भागने से पहले उन्होंने रेस्टोरेंट के काउंटर पर मलयालम में एक मैसेज छोड़ दिया, जय माओ। अब ये कोई रैंडम मैसेज नहीं था, इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। वो चाहते थे कि पुलिस और मीडिया को लगे कि भाई ये तो नक्सलियों या माओवादियों का काम है, ताकि पुलिस का पूरा फोकस एक नेशनल सिक्योरिटी वाले एंगल पर शिफ्ट हो जाए और ये लोग आराम से बच निकलें। भाग 4, क्रैकिंग द सेल डेटा। अब बारी थी केरल पुलिस के पलटवार की। लेकिन केरला पुलिस भी कम स्मार्ट नहीं थी। एसपी पी विजयन की टीम ने एक बहुत ही चालाक रणनीति अपनाई। उन्होंने जानबूझकर मीडिया में उस फर्जी नक्सली वाली थ्योरी को चलने दिया ताकि चोरों को लगे कि वो तो बच गए और वो थोड़ा लापरवाह हो जाएं। और इसी बीच
बैकग्राउंड में पुलिस ने हाईटेक तरीके से डंप डेटा का इस्तेमाल करना शुरू किया। डंप डेटा मतलब किसी खास टाइम फ्रेम में एक एरिया के मोबाइल टावर से कनेक्ट होने वाले सभी मोबाइल डिवाइसेस का एक साथ पूरा रिकॉर्ड। पुलिस उन नंबर्स को छांट रही थी जो डकैती वाले टाइम पर चेलेम्ब्रा में एक्टिव थे, और साथ ही वो नंबर भी चेक कर रही थी जो उन दूसरे शहरों में भी एक्टिव पाए गए जहां जहां जोसेफ पहले जा चुका था। और यहीं पर पुलिस को अपना सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। इस सारे डेटा के बीच एक बहुत ही सस्पिशियस सीडीएमए फोन नंबर मिला। ये नंबर वीटी जोसेफ के नाम पर चल रहा था और इससे अनीता नाम की किसी महिला को बार बार कॉल्स किए जा रहे थे। जब पुलिस ने इस डिजिटल फुटप्रिंट का पीछा किया तो वो एक ऐसे कांस्टेबल तक पहुंचे जिसने इस आदमी को तुरंत पहचान लिया, लेकिन जोसेफ के नाम से नहीं बल्कि जेसन के नाम से। बस यहीं से इस मास्टरमाइंड के बुने हुए सारे जालों और उसकी तीनों पहचानों का पर्दाफाश होना शुरू हो गया। भाग 5 रियलिटी कैचेस द मास्टरमाइंड, इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स। 27 फरवरी 2008 को इस चूहे बिल्ली के खेल का फाइनल एंड आ गया। जो जुर्म एकदम परफेक्ट और नामुमकिन लग रहा था ना, वो सिर्फ 57 दिनों में ही धराशायी हो गया। जोसेफ इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसे लगा वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन पुलिस ने उसे एक अस्पताल से धर दबोचा, वो भी ठीक तब जब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने ही वाली थी। कितनी अजीब बात है ना। इस गिरफ्तारी के बाद चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। पुलिस की फुर्ती की वजह से चोरी हुए 80 किलो सोने में से 73 किलो सोना सही सलामत वापस मिल गया। बाकी का जो 7 किलो बचा था वो या तो गायब था या जोसेफ ने उससे कुछ प्रॉपर्टीज खरीद ली थीं, जिन्हें बाद में पुलिस ने सीज कर दिया। और फाइनली साल 2013 में कोर्ट ने जोसेफ और उसके साथी शिबू को इस डकैती के लिए पूरे 20 साल की जेल की सजा सुनाई। तो अब सब कुछ सामने आने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल मन में आता है, क्या ये एक क्रिमिनल जीनियस का मास्टरमाइंड प्लान था, या फिर सिर्फ इंसान के अपने ही घमंड ने उसके लिए जेल का रास्ता तैयार कर दिया? सच में सोचने वाली बात है। जुर्म चाहे कितना भी चालाकी से क्यों ना किया जाए, कानून अपना रास्ता खोज ही लेता है। खैर, इस दिलचस्प विश्लेषण को हम यहीं खत्म करते हैं। लेकिन अगर इस तरह के केसेस आपको पसंद है तो भारत की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती वाले हमारे अगले विश्लेषण को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।